नमस्कार साथियों, दर्पण कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्पण कोचिंग के द्वारा आज से एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत हमारा प्रयास रहेगा कि आपको मेंस से संबंधित किसी भी एक विषय या एक टॉपिक को कवर करवा करके आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएं, ताकि आपको मेंस का जो सिलेबस है वो भी कवर होता जाए और फाइनली मेंस के एग्ज़ाम में आपको किसी न किसी तरीके की मदद मिल जाए। और ख़ास करके उसमें आंसर राइटिंग का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस अलग से करवाई जाएगी आगे आने वाली क्लासेस में। आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहली कि दर्पण सिविल सर्विसेज के द्वारा दो प्रोग्राम पहले से चलाए जा रहे हैं। उसमें पहला जो प्रोग्राम है वो प्री से संबंधित है। आने वाला जो प्री है उसके लिए अलग से एक प्रोग्राम चल रहा है। उसके तहत प्रतिदिन 25 क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल में दिए जाते हैं और बाद में शाम को 6 बजे उनका डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया जाता है। दूसरा प्रयास जो चल रहा है वो है मेंस आंसर राइटिंग का। मेंस आंसर राइटिंग का इसके तहत क्या है, ये हमारा 75 डेज का प्रोग्राम है। इसके तहत प्रतिदिन आपको प्रश्न दिए जाते हैं। प्रश्न क्या होंगे, इसका शेड्यूल फिक्स है, इसका पूरा टाइम टेबल फिक्स है जो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इन क्वेश्चंस का बाद में शाम को डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जाता है, जिसमें आपको पूरे उसके आंसर मिल जाएंगे और साथ ही साथ उसकी आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए इसका भी डिस्कशन किया जाता है उस पर। अब आते हैं वापस हमारी इस नई पहल पर, जिसके तहत हम मेंस के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से जो हम चालू करने वाले हैं वो है हमारा पेपर 2 का पार्ट बी। पेपर 2 का पार्ट बी या द्वितीय प्रश्न पत्र। पेपर 2 का पार्ट बी जो है उसका नाम है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। इसमें दो अलग अलग तरह के टॉपिक्स दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स है और सोशियोलॉजी है। अगर पुराने सिलेबस में अगर आप जाएंगे तो उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स होता था, 150 नंबर का होता था पर, और समाजशास्त्र अलग दिया रहता था, 2B का पार्ट होता था वो। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, दोनों को साथ में रख दिया गया है और नया सिलेबस तैयार किया गया है। अब इसमें जो दोनों विषय हैं उसके लिए अलग अलग यूनिट्स अलॉट हैं, जिसमें पहली और जो दूसरी यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, ये किससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और यूनिट 3, 4 एंड 5 संबंधित है किससे, समाजशास्त्र वाले पोर्शन से। जो यूनिट 1 है उसका सिलेबस अलग है, उसका सिलेबस जो भी है वो इंडियन इकोनॉमी को कवर करता है। और यूनिट 2 जो है उसका सिलेबस मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को कवर करता है। अब इसमें जो इंडियन इकोनॉमिक्स टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज से हमको इन्हीं को चालू करना है। तो इंडियन इकोनॉमिक जो इसमें टॉपिक आते हैं उसमें पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर से दिया हुआ है, इकोनॉमी के क्षेत्रकों से, जिसमें क्या है, कृषि है प्राथमिक क्षेत्रक, उद्योग है द्वितीयक क्षेत्रक, सेवा क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्रक। ऐसे ही आगे इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, सीएसओ का क्या रोल होता है इसमें, राष्ट्रीय आय कम क्यों है, उसको बढ़ाएं कैसे, इन सब के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जो तीसरा टॉपिक इसमें दिया हुआ है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर और मौद्रिक नीति से संबंधित है। चौथा टॉपिक हमारा सरकार की राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। पांचवा टॉपिक हमारा इसमें पीडीएस लोक वितरण प्रणाली जो है, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय संतुलन और हमारी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ चुनौतियाँ, हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी क्या 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 प्रकृति है या क्या प्रवृत्ति है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। और पांचवा जो छठा टॉपिक जो है इसमें वो कोर इकोनॉमिक्स से पहले तो यहाँ 2-3 टॉपिक हैं, उसमें प्रमुख टॉपिक जो क्या है, नया टॉपिक जोड़ा गया है वो भुगतान संतुलन का है। और अगले जो टॉपिक है इसमें, तो ये जो टॉपिक इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं ये टॉपिक किसके हैं, संगठनों के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आसियान हो गया, सार्क, नाफ्टा, ओपेक, ये सभी दिए गए हैं। तो ये क्या था, पहली यूनिट का सिलेबस था। और सेकेंड यूनिट जो है वो पूरी मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स से डील करती है। तो आज जो टॉपिक चालू कर रहे हैं हम, वो पहली यूनिट का जो पहले टॉपिक का पहला पॉइंट है वो है कृषि। वहाँ से चालू कर रहे हैं हम कहानी। हमारा जो इसमें कवर होगा इस प्रोग्राम में, प्रतिदिन के लेक्चर में, इसमें दो से तीन चीज़ें कवर होंगी। पहला, तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका पूरा डिस्कशन किया जाएगा, खास करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ध्यान रखा जाएगा कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएं। दूसरा जो रहेगा, आपको प्रतिदिन क्वेश्चन दिए जाएंगे।
प्रतिदिन क्वेश्चन किस चीज़ के, हमने जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है उस टॉपिक से संबंधित जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उनको दिया जाएगा। तीसरी चीज़, उन्हीं मेंस के क्वेश्चंस का आगे आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में एक मॉडल आंसर क्या होता है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अगर आप लोग उसका जो उत्तर है लिख के अपलोड करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो उसको भी चेक करके आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा और उसकी क्या, उसमें क्या जो भी नोटिंग रहेगी वो कर दी जाएगी। तो चालू करते हैं आज टॉपिक को अपने। जो पहला टॉपिक है हमारा कृषि। सबसे पहला मुद्दा आता है कृषि में कि कृषि एग्जैक्टली है क्या। तो अगर कृषि को अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम पहला पॉइंट जो पाते हैं, तो कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में सामान्य क्रियाएं की जाती हैं। सामान्य क्रियाएं कैसे, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक उत्पादों को, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनको उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, कृषि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। जो हमारे वहाँ खनन कार्य होते हैं, उत्खनन कार्य, वानिकी का कार्य होता है, वो सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का अंग होते हैं। अब जो कृषि है, कृषि एक छाता टर्म होता है, अम्ब्रेला टर्म होता है। इसके तहत क्या है, बहुत सारी अन्य सहायक क्रियाएं आ जाती हैं। उन सहायक क्रियाओं में क्या क्या होती हैं, जो हमारी जो प्रमुख चीज़ है वो क्या है, खेती है, जिसमें हम खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है मत्स्य पालन, जो मछली पालन करते हैं। तीसरा पशुपालन आ जाता है, बागवानी आ जाता है। ये सभी पॉइंट इसमें, पौधरोपण आ जाएगा। आदि पॉइंट क्या होते हैं, सभी कृषि का अंग होते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है, कृषि एक क्या है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके तहत बहुत सारी अन्य सहायक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब अगला जो बिंदु है, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम आज पढ़ेंगे, वो है भारत में कृषि का महत्व, या इसी को इस तरीके से बोल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। या इसी पॉइंट को ऐसे बनाया जा सकता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी वृद्धि में अथवा विकास में, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, आगे समझेंगे हम इसको। तो आर्थिक वृद्धि में भारतीय कृषि का क्या योगदान है, अथवा आर्थिक विकास में भारतीय कृषि का क्या योगदान है। तो इस पॉइंट को किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, हमसे क्वेश्चन वैसा पूछा जा सकता है। अब इसमें जो पहला पॉइंट आता है महत्व में, वो पहला आता है कि जीडीपी में योगदान। जीडीपी में क्या योगदान है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो 16% का है जीडीपी में। वहीं रोजगार सृजन में क्या योगदान है, तो रोजगार सृजन में 43% का योगदान है। तो ये जो योगदान है, इसको अगर हम चार्ट से समझें, ग्राफ के माध्यम से समझें, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें क्या आता है, पहला जीडीपी में योगदान आता है, जीडीपी में योगदान, और दूसरा है रोजगार में योगदान। यहाँ जीडीपी और रोजगार में जो योगदान का जो चार्ट या ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमने तीनों सेक्टर कवर कर लिए हैं, ताकि हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकें कि कौन से सेक्टर का कितना योगदान है और कहाँ पर क्या समस्या आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं जीडीपी में योगदान। तो जीडीपी में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का 16% का है, वहीं प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में योगदान 43% का है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान देखें तो 28% का है, वहीं उसका रोजगार में जो योगदान होता है वो 26% का है। और तृतीय क्षेत्रक में देखें तो तृतीय क्षेत्रक जीडीपी में 56% का योगदान देता है, वहीं रोजगार में 31% का योगदान देता है। अब अगर इसको देखें सामान्य तौर पे तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगता है कि अच्छा योगदान दे रहे हैं रोजगार में भी और जीडीपी में, पर यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है, असंबद्धता की या आनुपातिक योगदान की। आनुपातिक योगदान मतलब आपका जो रोजगार में योगदान है वही जीडीपी में योगदान क्यों नहीं है उतने ही प्रतिशत का। जैसे प्राथमिक क्षेत्र या खास करके जो कृषि क्षेत्र है जिसको बोलना चाहिए मोटा मोटा, उसका 16% का योगदान जीडीपी में है, पर रोजगार में कितना योगदान है उसका, 43% का। अब ये क्या है, एक बहुत बड़ी असंबद्धता है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, कि देश की जो कार्यशील जनसंख्या है उसका 43% कहाँ संलग्न है अपने जीवन यापन के लिए, अपने रोजगार के लिए, कृषि में। पर कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है, मात्र 16% का। वहीं अगर इसको दूसरे उसमें सेक्टर में देखें, तृतीय क्षेत्र में, जिसका जीडीपी में योगदान 56% का है, पर वो रोजगार कितने लोगों को दे रहा है, मात्र 31% लोगों को। जीडीपी में योगदान 56% का, जबकि रोजगार में योगदान मात्र 31% का। यहाँ भी एक समस्या है। पर अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग लगभग समान जाता है, जिसमें उद्योग में जीडीपी का योगदान उसका मात्र 28% का है और रोजगार में योगदान 26% का है।
तो द्वितीयक क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र में ये असंबद्धता नज़र आती है। तो ये क्या था, इनका जीडीपी और रोजगार में योगदान था। अब अगला पॉइंट आता है इसमें, अगला महत्व का पॉइंट जो है हमारे, वो है खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में क्या पॉइंट है हमारा, अब चूंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहली जो बड़ी प्रमुख समस्या थी हमारे सामने, वो थी भुखमरी की समस्या। ये भुखमरी की समस्या इतनी विकराल हो जाती है 1965-66 आते आते कि देश के प्रधानमंत्री को जनता के सामने आकर के कहना पड़ता है कि आप सिर्फ एक वक्त का खाना खाइए। इतनी विकराल समस्या थी हमारे यहाँ पे खाद्यान्न कमी की। तो हमारे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था जब आज़ादी हुई, नियोजन चालू हुआ, तो सबसे पहला लक्ष्य हमारे सामने यही था कि हम किसी न किसी तरीके से आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। तो अगर उस समय के अगर डेटा को आज के डेटा से कंपेयर करें, तो अगर 47 में हम देखें, 47 में जो जनगणना रही होगी लगभग 36 करोड़ के आसपास, उस 36 करोड़ की जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति के लिए जो उत्पादन हो रहा था कृषि में, वो कितना था, मात्र 50 लाख मीट्रिक टन का। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। अगर नई जनगणना आ जाती है 22 में डेटा आ जाएगा नई जनगणना का, लगभग 21 में होगी, तो अभी 130 करोड़ की जनसंख्या के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है वो 303 लाख मीट्रिक टन का हो रहा है। 303 लाख मीट्रिक टन का खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, दो टर्म होते हैं, एक खाद्यान्न आत्मनिर्भरता होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा टर्म होता है खाद्यान्न सुरक्षा। खाद्यान्न सुरक्षा, या इसी को क्या बोला जाता है, खाद्य सुरक्षा। दोनों में क्या है, अंतर है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता क्या होता है कि आपके यहाँ पे अन्न का या कृषि उत्पादों का उत्पादन होने लग गया, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होने लग गया। वो उत्पादन कितना हो रहा है, जो जितनी आपकी जनसंख्या है उसकी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, इतना उत्पादन हो रहा है। हाँ, हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं जिनके लिए 303 लाख मीट्रिक टन पर्याप्त होता है, उतना उत्पादन हो रहा है। पर समस्या कहाँ पे आती है, सुरक्षा में। पर क्या वो जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है वो सभी व्यक्तियों तक, जो हमारे समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनकी सरकार तक कोई पहुंच नहीं है, सरकार उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या उन सबको भी वो खाद्यान्न बराबर मात्रा में पहुंच पा रहा है, उनकी जो खाद्यान्न आवश्यकता है पूर्ति हो पा रही है, कहीं वो भूखमरी से मर तो नहीं रहे हैं? तो ये एक अलग समस्या है। तो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता अगर आपने प्राप्त कर ली अपने देश में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके देश में खाद्यान्न सुरक्षा आ गई है। कई सारे अल्पविकसित देश आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं है, पर उनके यहाँ खाद्यान्न सुरक्षा है। ये कैसे होती है, तो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता सिर्फ ऐसा, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का मतलब हो जाएगा कि आप अपने देश में ही उत्पादन के ले रहे हैं, पर यहाँ पे उनको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये क्या था, खाद्यान्न में महत्व था कृषि का। अगला पॉइंट जो आता है वो है कच्चे माल की आपूर्ति में। कच्चे माल की आपूर्ति कितना योगदान दे रहा है, 21% का। हमारे यहाँ पे जो सामान्य एक सिद्धांत है वो बोला जाता है कि जो हमारे यहाँ की कृषि है वो उद्योगों के लिए क्या है, एक इंजन के रूप में कार्य करती है। कृषि क्या है, उद्योगों के क्या है, इंजन है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, तो हमारे यहाँ जो उद्योग चल रहे हैं उसमें से बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो अपने उसके लिए प्राथमिक उत्पाद के लिए या कच्चे माल के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कृषि पर निर्भर हैं। प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कृषि पर निर्भर हैं। इसमें कौन कौन से उद्योग आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो पूरा वस्त्र उद्योग चल रहा है, जूट उद्योग चल रहा है, जूट इंडस्ट्री पूरी चल रही है। इसके अलावा पटसन उद्योग, और एक नई नई जो उद्योग स्थापित होना चालू हुए, इसकी अवधारणा हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर है। और वस्त्र का चीनी उद्योग भी हो जाएगा, पटसन उद्योग भी हो जाएगा। ये सब भी क्या है, जैसे वस्त्र उद्योग क्या है, कपास पे निर्भर है, जूट उद्योग जूट पे निर्भर है, चीनी उद्योग गन्ने पे निर्भर है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो जिसमें सभी खाद्यान्न फसलों आदि का क्या किया जाता है, प्रसंस्कृत करके उनके सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। उनका जो लाइफ लॉन्ग उनकी जो वो है सेल्फ लाइफ बढ़ा करके, खास करके उनकी कीमत को बढ़ाया जाता है और उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, इसका कृषि का कच्चे माल की आपूर्ति में योगदान है। अगर आज की तारीख में देखें तो हमारे यहाँ पे जो भी कच्चा माल आपूर्ति हो रही है, उसमें उद्योग सेक्टर में, उसमें से 21% अकेले कहाँ से आता है, कृषि क्षेत्र से आता है। अगला जो महत्व आता है वो है राष्ट्रीय आय वृद्धि में योगदान।
राष्ट्रीय आय वृद्धि में क्या योगदान है हमारी कृषि का। तो एक सामान्य तौर पे देखा जाए, अगर कृषि विकसित होगी तो कृषि विकसित होने के साथ साथ क्या होगा, जीडीपी में वृद्धि होगी हमारे यहाँ पे औद्योगिक विकास होगा, और उस औद्योगिक विकास और जीडीपी वृद्धि का जो वो है परिणाम है, हमको कहाँ दिखाई देगा, राष्ट्रीय आय वृद्धि में दिखाई देगा। विशेषज्ञों के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर कृषि उत्पादन में 1% की वृद्धि होती है, कृषि उत्पादन में अगर 1% की वृद्धि हो, तो जो औद्योगिक उत्पादन है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर में जो उत्पादन हो रहा है उसमें 0.5% की वृद्धि होगी, और राष्ट्रीय आय में 0.7% की वृद्धि दर्ज की जाती है। मतलब अगर कृषि उत्पादन में 1% की वृद्धि हो रही है तो उसका अल्टीमेटली परिणाम हमको कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर में मिलेगा, जहाँ पे 0.5% की वृद्धि हो जाएगी, और हमको कहाँ उसका दूसरा परिणाम देखने को मिलेगा बहुत अच्छा, वो है राष्ट्रीय आय में, जिसमें 0.7% की वृद्धि दर्ज की जाती है। तो ये कृषि का महत्व था राष्ट्रीय आय वृद्धि में योगदान में। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो है समावेशी विकास में सहायक। समावेशी विकास में सहायक, तो सबसे पहले आवश्यक है हमको समावेशी विकास को समझ लेना। समावेशी विकास, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सिंपल सा पॉइंट होता है, समावेशी के समा और वेशन, समावेशन मतलब हमको सबको समाहित करना है, विकास की प्रक्रिया में सबको समाहित करना। सबको समाहित करने का मतलब हमारे यहाँ जो जो पिछड़े हुए लोग हैं, दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिन तक सरकार अभी तक पहुँच नहीं पाई है, वो सरकार तक पहुँचने के लिए सक्षम नहीं है, इन सबको भी समाहित करना। तो कृषि इसमें क्या है, बहुत बड़ा योगदान दे रही है, क्योंकि कृषि से सेक्टर से हमारे देश में सभी लोग प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं। इसमें अगर हम देखें आज की 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो लगभग 70% हमारी जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी निवासरत है, जो कृषि कार्यों में संलग्न है, उन सबको क्या है, कृषि से किसी न किसी प्रकार की आय आदि प्राप्त होती है। इससे उनकी बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान होता है, और साथ ही साथ हमारे देश में जो आर्थिक असमानता एक विद्यमान है बड़े स्तर पर, उसका भी कहीं ना कहीं समाधान निकल के आता है, क्योंकि कृषकों को कृषि उत्पादों से कुछ ना कुछ आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो हमारी कृषि है वो समावेशी विकास में योगदान दे करके, जो हमारे देश का जो एक बड़ा सिद्धांत है, अंत्योदय की संकल्पना, मतलब अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, उसमें क्या हो रही है, ये सहायक सिद्ध हो रही है। अगला जो वो आता है, महत्व आता है कृषि का हमारे यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारत में, वो है निर्यात में सहायता, निर्यात में सहायक। अब ये निर्यात में सहायक कैसे हो रही है, तो हमारे यहाँ पे लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, प्राचीन काल से क्या हो रहा है, कृषि उत्पादों का निर्यात हो रहा है। प्राचीन काल से हम किन कृषि उत्पादों का उत्पादन कर रहे थे, मसालों का। भारत को मसालों के देश के रूप में ही जाना जाता था। जो बड़े बड़े यूरोपियन देश से लोग आए, वो सब मसाले वगैरह के व्यापार के लिए ही पहले आए थे। तो आज की तारीख में अगर देखें, जो टोटल योगदान हमारे देश से हो रहा है, उसमें 2.5% का योगदान किसका है, कृषि उत्पादों के निर्यात का है। टोटल 2.5% का जो निर्यात हो रहा है, टोटल निर्यात का 2.5% कहाँ से जा रहा है, कृषि क्षेत्र से जा रहा है। अब ये हम किन चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं, तो इसमें प्रमुखतः जो हैं वो चावल हो गया, चीनी हो गया, बागवानी फसलें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, काजू, इन सब का भी हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा निर्यात किया जा रहा है वो है मसाले और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, उन सब का हम निर्यात कर रहे हैं। और ये जो निर्यात हो रहा है कलेक्टिव कितना कहला जाता है हमारे यहाँ पे, 2.5% का योगदान कहला जाता है, 2.5% का योगदान देता है। अगला जो महत्व आता है कृषि का, वो आता है एमएसएमई के विकास में सहायक। एमएसएमई के विकास में सहायक मतलब एमएसएमई क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंडस्ट्री, सूक्ष्म जो उद्योग हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, लघु और मध्यम इकाइयाँ जो चल रही हैं हमारे देश में, उनके विकास में ये कृषि का योगदान है। अब सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास कैसे, और लघु और मध्यम उद्योगों का विकास में कैसे सहायक हो रहा है, तो हमारे देश में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग चल रहे हैं, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स चलती हैं, उसमें SEZ आदि में, उनको जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। जैसे अभी अभी हमने बात की कि ये निर्यात आदि में सहायक है,
तो निर्यात आदि में क्या चल रहा है, जो छोटी छोटी फसलों का उत्पादन हो रहा है उन सब में हो रहा है। अब आते हैं इसमें एमएसएमई में। तो एमएसएमई में कैसे सहायक हुआ, तो हमारा जो जूट है, कपास है, खादी ग्रामोद्योग है, अन्य कुटीर उद्योग जो चल रहे हैं, उन सबको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। और ये जो सब यूनिट होती हैं, जूट, कपास, खादी ग्रामोद्योग, इनसे संबंधित जो यूनिट होती हैं, ये सब एमएसएमई के तहत सरकार द्वारा कंसीडर की जाती हैं। और इनका विकास होगा तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, हमारे देश में रोजगार में वृद्धि होगी। और जो हमारा जो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर है, चूंकि ये उद्योग हैं तो इसलिए द्वितीयक सेक्टर में कंसीडर होंगे, तो द्वितीयक सेक्टर का अल्टीमेटली हमारे जीडीपी में योगदान बढ़ने वाला है। अगला महत्व आता है औद्योगिक निवेश आकर्षण में योगदान। औद्योगिक निवेश आकर्षण में कितना योगदान दे रहा है हमारा कृषि सेक्टर। अब औद्योगिक निवेश का आकर्षण हो कैसे रहा, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। तो औद्योगिक निवेश आकर्षण दो प्रकार से हो रहा है। पहला निवेश आकर्षण क्या हो रहा है, कृषि अवसंरचना में विकास को लेकर हो रहा है। कृषि अवसंरचना में विकास कैसे, भू सुधार के लिए निवेश हो रहा है। दूसरा, कृषि यंत्रीकरण हो रहा है, कृषि में नए नए यंत्रों की आवश्यकता पड़ रही है। कृषि में जो शोध अनुसंधान हो रहा है आदि में, जैसे ICAR हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, या उसके अलावा जो निजी क्षेत्र वहाँ पे अनुसंधान कार्य कर रहा है, तो उसमें निवेश हो रहा है। दूसरा निवेश कैसे हो रहा है कि जो कृषि के जो यंत्र आदि हैं वो सब द्वितीयक क्षेत्र में बनते हैं। द्वितीयक क्षेत्र मतलब उद्योग आदि में बनते हैं। तो उद्योग में जो उपकरण बनेगा अल्टीमेटली कहाँ प्रयोग होने वाला है, वो कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाला है। कृषि संबंधित अगर वो उपकरण है तो कृषि क्षेत्र में ही प्रयोग होने वाला है। तो इस प्रकार से कहाँ है, औद्योगिक निवेश में निवेश को आकर्षित कर रहा है हमारा कृषि क्षेत्र। और तीसरा जो खास करके अभी जो हाल के समय में उभर के आया है सेक्टर निवेश को आकर्षित करने के लिए, वो है हमारा खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र। खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र अगर जो नई नई अवधारणाएं विकसित हो रही हैं, जिसमें जो प्रमुख अवधारणा क्या है, फूड पार्क, ये जो बनाए जा रहे हैं, इसके लिए क्या है, बड़े बड़े निवेश आकर्षित हो रहे हैं। इसमें निवेश दोनों तरीके से आकर्षित हो रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो। सरकारी निवेश कैसे आकर्षित हो रहा है, तो सरकार फूड पार्कों की स्थापना कर रही है। ये फूड पार्क अलग अलग प्रदेशों में स्थापित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 5 से 6 फूड पार्क स्थापित किए जा चुके हैं सरकार के पैसों से। और दूसरा, निजी क्षेत्र के द्वारा फूड पार्क बनाया जाना, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में पतंजलि द्वारा सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाना क्या है, प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है कृषि के माध्यम से। अगला जो पॉइंट आता है कृषि में महत्व का, वो है आर्थिक नियोजन में भूमिका। अब हमारे यहाँ पे जो आर्थिक नियोजन चालू हुआ, उस आर्थिक नियोजन के कई सारे उद्देश्य थे। उस कई सारे उद्देश्यों में एक उद्देश्य क्या था, समाज कल्याण करना। समाज कल्याण करना। अब समाज कल्याण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक समाज कल्याण में कई सारी चीज़ें होती हैं। उस समाज कल्याण में ही एक हिस्सा क्या होता है, लोगों को खाद्य सुरक्षा देना, भूखमरी की समस्या को खत्म करना। अब लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अन्न वितरण करना पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या हुआ, कृषि उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली, पर उसका वितरण नहीं कर पा रहे हैं आप, उसमें समस्या जा रही है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, आर्थिक नियोजन के माध्यम से अलग अलग प्रोग्राम लाती है। उन प्रोग्राम के माध्यम से जो कृषि उत्पाद हैं उनको कुक्ड या अनकुक्ड कंडीशन में, पका हुआ या गैर पका हुआ के रूप में क्या है, लाभार्थियों तक वितरित करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, एक योजना चल रही है 1994-95 से, वो है मिड डे मील योजना। अब मिड डे मील योजना के तहत क्या किया जाता है, तो जो माध्यमिक पाठशाला तक के बच्चे रहते हैं उनको क्या है, भोजन वितरित किया जाता है। इसमें क्या हुआ, हम पके हुआ भोजन वितरित कर रहे हैं। दूसरा होता है पीडीएस के तहत, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, सरकार पीडीएस के तहत ही एक अंत्योदय योजना चलती है। उसके तहत सरकार क्या कर रही है, 35 किलो या प्रति व्यक्ति 5 किलो क्या कर रही है, वो 35 किलो प्रति परिवार या फिर 5 किलो प्रति व्यक्ति क्या कर रही है, अन्न वितरण कर रही है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, सरकार का जो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है, आर्थिक नियोजन के जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति हो रही है। और इस प्रकार से हमने देखा कि कृषि कैसे आर्थिक नियोजन का जो लक्ष्य है सरकार का, उसमें कैसे भूमिका अदा कर रही है और उसका कैसे महत्व उसमें दिखाई पड़ता है। अगला जो महत्व आता है वो है औद्योगिक उत्पाद हेतु बाजार में। अभी हमने जैसे देखा कि औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें निवेश आकर्षित हो रहा है।
अब दूसरा उसी का एक अगला कनेक्टिंग पॉइंट आ जाता है, वो है औद्योगिक उत्पाद हेतु बाजार। अब औद्योगिक क्षेत्र जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बन रहे हैं, कृषि संबंधित उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसमें क्या हो जाते हैं, कौन कौन से उत्पाद हो जाते हैं, कृषि से संबंधित उपकरण हो जाते हैं, बीज होता है, उर्वरक होता है, खरपतवार होते हैं, कीटनाशी होते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ बन रही हैं, औद्योगिक क्षेत्र में बन रही हैं, हमारे सेकेंडरी सेक्टर में बन रही हैं। पर दरअसल इनका बाजार है कहाँ पर, प्राथमिक सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं वही इनके क्या हैं, उपभोक्ता हैं। अगर वहाँ पे कोई ट्रैक्टर बन रहा है, कोई थ्रेसर बन रही है, कोई हार्वेस्टर बन रहा है, तो अल्टीमेटली जो खरीदा जाएगा तो वो प्राथमिक क्षेत्र में प्रयोग होगा। बाकी बीज हो गया, उर्वरक हो गया, खरपतवार हो गई, कीटनाशी हो गए, ये सब तो प्राथमिक क्षेत्र में ही प्रयोग होने वाले हैं। तो इतने सारे जो उत्पाद वहाँ पे बन रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में, उनके लिए बाजार कहाँ उपलब्ध हो रहा है, प्राथमिक सेक्टर में उपलब्ध हो रहा है उनके लिए बाजार। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। अब हमने जैसे पहले ऊपर डिस्कस किया था कि हम प्रतिदिन एक क्वेश्चन लेंगे। अब आज हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। आज क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी आज नया नया सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कल से हम क्वेश्चन लेंगे, कल क्वेश्चन लेंगे और उसका जो डिस्कशन रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, उसको क्लियर किया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।